सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहानी और उपन्यास के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का काम किया। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास और कहानियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। मुंशी प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 ईस्वी से 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी तक के समय में हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम यदि हम देखें तो उनका मूल नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद दोनों ही नामों से जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास के सम्राट कहकर संबोधित किया था। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित किया। प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। मुंशी प्रेमचंद एक संवेदनशील लेखक के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ संवेदनशीलता की बात आती है तो हम देखते हैं कि संवेदनशीलता से क्या अभिप्राय है। तो संवेदनशीलता नैसर्गिक होती है। प्रेम, दया, करुणा आदि गुण इसके मित्र होते हैं जो हर इंसान के पास होती तो धरती पर स्वर्ग उतरकर आता। और यदि रचनात्मकता की दृष्टि से इसकी महत्ता देखी जाए तो रचनात्मकता की वायु में संवेदनशीलता ऑक्सीजन का काम करती है। और इतना सर्वश्रेष्ठ यह गुण प्रेमचंद में था, इसीलिए वे इस संवेदनशीलता की ऑक्सीजन का सहारा लेते हुए ऊंचाइयों की सीढ़ी पर चढ़ते चले गए। संवेदनशीलता के साथ साथ वे सचेत नागरिक भी थे। सचेत नागरिक होना भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि हम जिस समाज में जिन व्यक्तियों के साथ जिनके संपर्क में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं उनमें सभी का व्यक्तित्व, गुण, उनकी पहचान हर दृष्टि से व्यक्ति अलग अलग स्थिति में होता है। उनमें से बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हमारे बिगड़े हुए कामों को
संभलवाने में बहुत मददगार सिद्ध होते हैं, तो कुछ हमारे बने हुए कार्यों को बड़ी ही सरलता से बिगाड़ देते हैं। तो हमें सदैव इस रूप में इतना जागरूक रहना चाहिए कि हम जिनके संपर्क में हैं उनको समझने की, पढ़ने की हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, जिससे कि हमारा व्यवहार उसी व्यक्ति के अनुकूल ही हो और हम किसी भी अवस्था में धोखा न खा सकें। प्रेमचंद के अंदर जो है सदैव सचेत रहने का यह गुण भी अत्यधिक मात्रा में विद्यमान था। वे सारी स्थितियों से अवगत थे। जिन स्थितियों को उन्होंने झेला था उसके अनुसार वो और भी अधिक परिपक्व हो गए थे। साथ साथ वे कुशल वक्ता थे। जब किसी भी व्यक्ति में जागरूक रहने का भाव होगा और वह तभी समय के अनुसार अपने विषय को, अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष बड़ी कुशलता के साथ प्रस्तुत कर सकेगा। कुशल वक्ता का लाभ यह रहता है कि विषय चाहे कमज़ोर हो, चाहे थोड़ा सा सरल हो, लेकिन यदि उसे कुशलता के साथ किसी व्यक्ति के साथ या किसी व्यक्ति से शेयर किया जाए या किसी व्यक्ति के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाए, तो वह उतना है नहीं, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान बन जाता है। प्रेमचंद कुशल वक्ता तो थे ही, अपने विषय को बड़ी ही कुशलता के साथ अन्य लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते थे। साथ साथ सुधी संपादक थे। 20वीं शती के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, तो उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल हैं। अब हम देखते हैं प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। उपनाम, इनका उपनाम है प्रेमचंद। जन्म यदि हम देखें तो 31 जुलाई 1880, ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। कार्यक्षेत्र अध्यापक थे, लेखक थे और वे अच्छे एक पत्रकार भी थे। राष्ट्रीयता प्रेमचंद जी की भारतीय और भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी। काल, यदि हम यह देखें कि प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल में रखा जा सकता है या किस काल के लेखक हैं, तो वे आधुनिक काल में आते हैं। विधा, विधा है कहानी और उपन्यास, क्योंकि हर व्यक्ति जब अपना लेखन करता है या कोई भी कवि या कहानीकार या उपन्यासकार जब अपना लेखन करता है या लेखन की कला उसमें जब विकसित होती है, तो उसके साथ भी ये सारी चीज़ें, जैसी स्थितियाँ उसने देखी हैं, जैसी परिवेश में वह रहा है, वैसी ही विषय वस्तु उसके मानस पर आती है
और उसी प्रकार की रचनाएं बन कर के भी उसके सामने आकर के खड़ी होती हैं। तो यहाँ पर जो है अपनी स्थितियों के अनुरूप जो है जैसा प्रेमचंद जी ने पाया और जिस रूप में वो उसको प्रस्तुत करना चाहते थे, वो कहानी और उपन्यासों के माध्यम से ही उन्होंने अपने साहित्य को जो है समस्त संसारवासियों के समक्ष रखा। विषय सामाजिक विषय ही उनकी कहानी और उपन्यास में उभरकर हमारे समक्ष आते हैं और वे सामाजिक कहानीकार और उपन्यासकार ही माने जाते हैं, क्योंकि समाज की स्थितियों ने ही उन्हें सबसे अधिक उद्वेलित किया साहित्य रचना करने के लिए। साहित्यिक प्रेरणा, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। इस विषय को थोड़ा सा संक्षिप्त में और देखते हैं कि आदर्शवाद और यथार्थवाद 20वीं शती के साहित्य की ये दो प्रमुख विचारधाराएं थीं। आदर्शवाद में सत्य की अवहेलना या उस पर विजय प्राप्त करके आदर्शवाद की स्थापना की जाती थी, जबकि यथार्थवाद में आदर्श का पालन नहीं किया जाता था, उसका ध्यान नहीं रखा जाता था। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यथार्थवाद का चित्रण करते हुए भी आदर्श की स्थापना पर बल दिया जाता था। इस प्रवृत्ति की ओर प्रथम महत्वपूर्ण संकेत प्रेमचंद का ही रहा। उन्होंने कथा साहित्य को यथार्थवादी रखते हुए भी आदर्शोन्मुख बनाने की प्रेरणा दी और स्वतः अपने उपन्यासों और कहानियों में इस प्रवृत्ति को जीवंत रूप में उन्होंने अंकित किया। यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। आंदोलन, प्रगतिशील लेखक, आंदोलन। प्रमुख कृतियाँ, जिन कृतियों की मैं चर्चा यहाँ पर आपके समक्ष कर रही हूँ, प्रेमचंद की कृतियाँ इतनी ही नहीं हैं। उनका रचना संसार बहुत ही विस्तृत है, लेकिन यहाँ पर जिनकी ओर संकेत किया जा रहा है या जिन कृतियों की ओर संकेत किया जा रहा है वह प्रेमचंद की प्रमुख कृतियाँ हैं, जैसे गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन उपन्यास है। इनसे प्रभावित यानी किस किस से ये प्रभावित हुए? फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीनाथ सिंह, सुदर्शन, यशपाल आदि। मुंशी प्रेमचंद का शुरुआती जीवन देखते हैं किस प्रकार का था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। मुंशी जी के पिता मुंशी अजायब राय डाकखाने में क्लर्क थे और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को मानसिक झटके बचपन से ही मिलने प्रारंभ हो गए थे। उनकी 6 वर्ष की अवस्था में माताजी का स्वर्गवास हो गया। यदि माता का स्वर्गवास हो जाए तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उस बच्चे की स्थिति उस समय पर क्या हो सकती है। एक प्रकार से
उसके सिर पर से ईश्वर का हाथ ही हट जाना था और वो एक तरीके से हर दृष्टि से टूटा हुआ बालक था। उसको अपने विषय में कहाँ खड़े होना है, किस प्रकार से वह अपनी पहचान बनाए, ये सारी चीज़ें अब उसमें सामर्थ्य नहीं बची थी और नहीं अब वो इस स्थिति में रहे थे, क्योंकि 6 वर्ष की अवस्था थी। इतना 6 वर्ष के बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई आभास भी नहीं होता है। उनका विवाह मात्र 15 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया, यानी अब पिता का हाथ भी उनके सिर से हट चुका था। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य उनके बचपन पर आधारित था, क्योंकि उन्होंने सौतेली माँ का व्यवहार, बाल विवाह, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन और धार्मिक कर्मकांड के साथ साथ पंडे पुरोहितों का कर्मकांड अपनी किशोरावस्था में ही देख लिया था। तो इन सारी चीज़ों को लगातार देखने के बाद क्रमबद्ध क्रम आप देखते रहे तो इनसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा और सीख करके ही उनके मन में जो विचारधाराएं अंदर थीं उनको उन्होंने अपने एक लेखन के माध्यम से या किसी भी प्रकार से, जब कोई भी विषय हमारे अंतर्मन में समाहित रहता है तो हम उसको बाहर निकालते हैं, तभी हम अंदर से शांति का अनुभव करते हैं। तो उनको बहुत सारे विषय जो थे वो इन सारी चीज़ों से जो है प्राप्त हुए। कर्मकांड अपनी किशोरावस्था में जब उन्होंने देख लिया था, ये सारे विषय उन्होंने परख लिए थे, यही अनुभव आगे चल करके उनके लेखन का विषय बन गए। क्योंकि ये बात मैंने पूर्व में भी कही थी कि जैसा व्यक्ति जीवन यापन करता है, जैसे वातावरण में रहता है, जैसी परिस्थितियाँ उसके समक्ष आती हैं, वह उनसे ही सीखता है और उसके साहित्य लेखन के विषय में वही सारी चीज़ें उभर कर कलम के माध्यम से सभी के समक्ष आती हैं। क्योंकि अन्य विषयों पर वह लिखे वो उसके लिए असंभव होता है, क्योंकि यह उसका भोगा हुआ यथार्थ होता है और भोगी हुई चीज़ को ही, जिस चीज़ के संपर्क में हम रहे हैं, जिन विषयों को हमने झेला है, उनका बहुत ही सजीव चित्रण हम जब ही कर सकते हैं जब हम उनके संपर्क में रहे हैं। उनके लेखन में किसानों की आर्थिक बदहाली, यानी बहुत ही जो स्थिति खराब थी, धार्मिक शोषण इन्होंने अपने गोदान उपन्यास में किया, बाल विवाह का जो वर्णन है वह उन्होंने निर्मला के माध्यम से किया, छुआछूत, जाति भेद ठाकुर का कुआं में किया, विधवा विवाह, आधुनिकता, दहेज और स्त्री पुरुष समानता, सब कुछ इन्होंने जो भी देखा वो सब कुछ देखते देखते ही इनको इन सारी चीज़ों में सबको इन्होंने उसी चीज़ को दिखाने की जो है कोशिश की। मुंशी प्रेमचंद का दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थीं। इस विवाह से उनके 3 संतानें हुईं, जिनके नाम हैं श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। सन 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए थे। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 में दर्शन, फारसी, अंग्रेजी और इतिहास लेकर
इंटरमीडिएट पास किया और 1919 में फारसी, इतिहास और अंग्रेजी विषयों से बीए इन्होंने पास किया और बाद में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर ये नियुक्त हुए थे। उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इंस्पेक्टर पद जो इन्होंने पाया था उस पद का इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद लेखन को इन्होंने अपना फुल टाइम व्यवसाय बना लिया था। प्रेमचंद 1933 में फिल्म नगरी मुंबई भी गए थे, जहां मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव इन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन यह काम इनको रास नहीं आया और 2 महीने का वेतन छोड़कर ये वापस बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को हिंदी साहित्य का यह चमचमाता हुआ सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। यह मैंने जो है आपको प्रेमचंद का बहुत ही संक्षिप्त सा जीवन परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।